ठहर जाओ। कौन है? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। कौन है? बेटा जल्दी से कचरा फेंक और निकल यहाँ से। झील में कूड़ा नहीं फेंकना आदेश है हमारा। कौन है भाई? कौन है तू? कहां से चिल्ला रहा है? मैं यक्ष हूँ, इस झरने का, प्रकृति का मालिक। यक्ष? यक्ष बहुत नाम सुना है तेरा। साला कोई बेवड़ा होगा पेड़ वेड़ पे चढ़ के मेरे को डरा रहा है। यक्ष टाइम पास। हाँ कहीं फेंकूंगा कचरा, कर ले तेरे से जो होता है वो। लगता है यार यहाँ तो कोई लोचा है। बेटा कूड़ा फेंको और निकल यहाँ से। यदि तुमने कचरा फेंका तो यहाँ से जीवित वापस नहीं जाओगे। कौन है भाई? क्या मजाक कर रहे हो यार? तो सामने आ। यक्ष को देखा मैंने, वहां पे यक्ष। चल कुछ भी बोलता है। यक्ष ज्यादा पी लिया तूने? अरे नहीं नहीं यार है, मैंने उसको देखा है। मेरे को वहां जाते हुए लग रहा, मैं नहीं दूंगा। अरे पगले फिकर नॉट। अपन को जिधर मन करेगा ना अपन उधर कचरा फेंकेंगे, चाहे अपन समंदर में फेंके अपन नदी में फेंके। एक मिनट। अरे रमा, हेलो रमा माय डार्लिंग। हरामखोर, कितना बड़ा धोखा देता रहा मुझे। धोखा? अरे क्या मैंने? क्या किया? शादीशुदा होके भी, एक बच्चे का बाप होके तू मुझे 2 साल से झूठे दिलासे देता रहा। शादी के सपने दिखाकर मुझे लोचता रहा। अरे सुन तो, मत आना मेरे पास कभी भी। थूकता मैं तुझ पर। अरे थूक मत, सुन मेरी बात सुन। रमा हेलो। चला मैं शादीशुदा हूँ, ये बात रमा को तूने बताया ना रमा को कि मैं शादीशुदा हूँ? हाँ। ये तेरी ऐसी साले। हाँ मैंने बताया उसको। एक तरफ तुम अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो और दूसरी तरफ रमा को धोखा दे रहे हो। साले इधर आ। मैं अपनी बीवी को धोखा देता हूँ, मैं अपनी रमा को धोखा देता हूँ। अबे तेरी गंदी नजर तो रमा पे बहुत पहले से थी ना। उसमें गंदी नजर? प्यार करता हूँ उससे मैं। प्यार करता? मेरे पास ना बीवी है ना गर्लफ्रेंड है। हाँ। तुम डबल चांस ले रहे हो। डबल चांस? साले बच्चू, अब इसकी तुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत पछताएगा तुम। अब तू देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। अरे ये कचरा कौन डालेगा? उधर बेटा बच्चू तो अपना काम कर, कचरा डाल के आ। तू फिर आ गया, इस बार तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके थोड़ी देर बाद मेरा मूड ठीक हुआ सर।
तो मैं वापस गाड़ी लेकर के फिर कंपनी ने हम दोनों को काम दिया शायद कचरा फेंकने का। शायद जब मैं वहां पहुंचा, बच्चू 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 मैंने बच्चू को नहीं मारा है साहब। साहब उस यक्ष ने मारा है बच्चू को। जी हाँ, ये कहना है ड्राइवर लखन सिंह का, जिसे पुलिस ने उन्हीं के साथ काम कर रहे हेल्पर बच्चू की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। पर लखन सिंह का कहना है ये कत्ल उन्होंने नहीं, बागमती नदी के यक्ष ने ये हत्या की है। सही यक्ष क्या होता है? कभी यक्ष के बारे में सुना नहीं। महाभारत पढ़ी होती तो तुझे पता होता। युधिष्ठिर और यक्ष के बीच का प्रश्नोत्तर बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रकृति के रक्षक होते हैं यक्ष। सर पर आज के दौर में यक्ष, वो भी एक मर्डर केस में। यही तो चौंका देने वाली बात है। आप सब हैरान हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये क्या रहस्य है, ये सच है या झूठ है। आइए हम आपको बागमती नदी के आसपास बसे लोगों के पास लेकर चलते हैं और सुनते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। नहीं नहीं, बिल्कुल सत्य है। यक्ष के अस्तित्व को कौन मना कर सकता है? पुराणों में लिखा है। तो क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ? हाँ बिल्कुल, मैंने कई बार प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उस झील के तट पर यक्ष को विचरण करते हुए देखा है। जो कोई झील को दूषित करता है उसे वो रोकता है। देखिए, मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, सालों से बागमती झील की सफाई का अभियान चला रहा हूँ। मेरा मानना है कि ये यक्ष कुछ नहीं, यह तो सिर्फ एक वहम है। लेकिन जो भी हो, कम से कम उनके डर से लोगों ने झील में कचरा फेंकना तो बंद कर दिया। मैं तो वहाँ रोज पानी भरने जाती हूँ, मैंने तो कुछ नहीं देखा। मजाक होगा। नहीं नहीं, मैं वहाँ पर गई थी पानी में कचरा फेंकने को, उसने मुझे रोका, मैं डर कर भाग गई। से क्या हो रहा है? नदी का प्रोटेक्टर यक्ष। कलयुग में जी रहे हैं हम लोग। फाटक साहब, मैं लखन की बीवी हूँ, वो पुलिस की गिरफ्त में है। ट्रक ड्राइवर लखन से ये तो वही यक्ष वाला केस है। साहब, आप मेरे पति का केस ले लीजिए। आपको मेरे बच्चे की कसम, आप ये रख लीजिए। देखिए अब रुकिए, क्या क्या कर रही है? ये लीजिए अपना मंगलसूत्र, और जब तक पति जीवित है इसे किसी के सामने उतारिए। अब जाइए घर निश्चित, मैं जाकर आपके पति से मिल लूंगा। नमस्कार। याद रहे, ये काम आज आधी रात को करना है, कानों कान किसी को खबर ना हो, बड़ी होशियारी से। वहां वहां और वहां। अजय, और सर ये बहुत खतरनाक काम है। खतरनाक काम के तुझे पैसे भी मिल रहे हैं। और सर उस यक्ष का क्या वो ऐसा होने दे? अरे कोई यक्ष वक्ष नहीं है, सब बकवास है। सर ये क्या? सर मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खा के कहता हूँ सर, मैंने बच्चों को नहीं मारा है साहब। उस यक्ष नहीं मारा है सर बच्चों को। साहब आपने तो टीवी पे भी देखा है। सर मैंने नहीं मारा। लखन लखन खड़े हो जाओ। देखो लखन, जब तक मैं स्वयं न देख लूं मैं विश्वास नहीं कर सकता। और तुम चिंता मत करो, अगर यह हत्या तुमने नहीं की तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ओके? पटेल जी, 2 मिनट में मर्डर स्पॉट में मैं छानबीन कर लूं, ठीक है? समझने की कोशिश करिए सर। अरे आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ठीक है? ठीक है, आप जाके आइए। थैंक यू।
ये तो खड़ों के निशान है। योर ऑनर, लखन और इसका साथी बच्चू जो बचा नहीं है, इसके कारण वो दोनों रॉ केमिकल कंपनी में काम करते हैं जो कि मिस्टर दास की है, और 14 दिसंबर की रात को दोनों कचरा फेंकने के लिए गए थे। जो योर ऑनर अवैध कार्य है, कानून के विरुद्ध। करेक्ट, मैं भी मानता हूँ, पाठक साहब की बात से सहमत हूँ, लेकिन ये केस कचरे का नहीं, आई मीन मिस्टर दास का नहीं है यार। उसके तो पुलिस ने अलग से केस दर्ज किया है, ये केस है लखन का। किस वजह? कोई आपसे दुश्मनी? नहीं, दुश्मनी नहीं, प्यार आपस में नहीं, एक लड़की से, रमा से। दोनों रमा से प्यार करते हैं। अब 14 दिसंबर की रात को किसी बात को लेकर, मतलब रमा की बात को लेकर ही उनकी बहस हो गई, और लखन जो ऑलरेडी मतलब सॉलिड नशे में धुत था, आउट ऑफ कंट्रोल था, उसने बेचारे बच्चों को मारा, पीटा, सॉलिड मारा। और मैं यूं ही नहीं कहता हूं, मैं यूं ही कहता ही नहीं हूं, मेरे पास तो है ना सबूत, ये सबूत है ना, ये बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इससे साबित होता है कि बच्चों के शरीर पर लखन के खरोचने के निशान और डीएनए भी पाए गए। हाँ, मैंने मारा था उसे, पर जान से नहीं मारा था। चुपचाप खड़े रहो, जब मौका मिलेगा तभी बोलना। और ऑनर, लखन ने बेचारे बच्चों के साथ क्या किया, इस पत्थर को लेकर। योर ऑनर, जायसवाल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसी पत्थर के कारण बच्चों की मृत्यु हुई। किंतु जायसवाल साहब गलत कह रहे हैं कि मेरे मुवक्किल ने इस भारी भरकम पत्थर को उठाकर बच्चों के सर पर दे मारा। ऐसा 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 कह रहे हैं? हाँ, ऐसा ही, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। योर ऑनर, इसका प्रमाण ये है कि पत्थर के निचले हिस्से पर काई लगी हुई और इस पर लहू की कोई अंश नहीं, जिसका ये अर्थ होता है कि ये पत्थर धरती के स्पर्श में ही, समझ रहे हैं आप? नहीं, लेकिन सुन लीजिए, पूरी बात समझ लीजिए। पुलिस को योर ऑनर इस पत्थर के ऊपरी हिस्से से बच्चों के लहू के अंश प्राप्त हुए, जिसका ये अर्थ होता है कि पत्थर इन्होंने उठाकर बच्चों को नहीं मारा, बच्चों स्वयं इस पत्थर पर गिरा था, जिसके कारण उसके सर पर चोट लगी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई योर ऑनर। जिसका ये अर्थ निकलता है कि ये एक दुर्घटना है, हत्या नहीं। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं इस बात को दर्शाना चाहूंगा कि अगर इतना भारी भरकम पत्थर उठाकर अगर कोई उठा पाए तो, और उठाकर किसी के सर पे दे मारे तो क्या हश्र होता है। आपकी अनुमति हो तो दर्शा। अनुमति। धन्यवाद। अब जायसवाल साहब, न लखन न मैं बॉडी बिल्डर तो है नहीं, हम दोनों तो आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी उसे उठाने में। आइए जरा, और जरा पैर संभाल, पैर संभाल, हाँ, छोड़ दीजिए। योर ऑनर, जैसा कि मैंने कहा, इतना भारी भरकम पत्थर अगर किसी के माथे पर फेंका जाए तो उसके माथे का ये हश्र हो। किंतु आपकी मेज पर जो तस्वीरें रखी हैं बच्चों के मृत शरीर की, साफ साफ नजर आ रहा है कि उसके सर पर छोटा सा ही घाव लगा था, जिसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि पत्थर उसके सर पर नहीं मारा गया, वो इस पत्थर पर गिरा। मान गया कि ये एक हत्या नहीं है, ये एक्सीडेंट है, लेकिन एक्सीडेंट भी हुआ किसके कारण? लखन के कारण योर ऑनर। उसी ने धक्का मारा होगा। मैंने उसे नहीं मारा, उसे तो मैं तो वहां था भी नहीं। तो हाँ, तो तू मैं किसी से मिलने गया था। किससे? रमा से मिलने गया। बागमती झील के किनारे उसकी एक खोली है, मैं उसे मनाने गया था साहब। बहुत लंबी चौड़ी हमारी बात हुई। आप चाहे तो रमा से पूछ लीजिए। ये एक नंबर का धोखेबाज है साहब, इसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। ऑर्डर ऑर्डर। और अब सफेद झूठ बोलता है। उस रात ये मेरे घर पर आया ही नहीं था। नहीं जज साहब, रमा झूठ बोल रही है। ए रमा, मैं तुझसे मिलने नहीं आया था, तेरी मेरी 10 मिनट तक बात हुई थी। अरे तूने मुझे थप्पड़ भी मारा था। मेरे भूत ने थप्पड़ मारा होगा तुझे। मैं तो उस वक्त घर पर थी नहीं, मैं तो उस वक्त भाई के घर पर गई थी।
कितना बड़ा ताला लटका था, दिखाई नहीं पड़ा तुझे? लेकिन मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है योर ऑनर, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चू की हत्या, उसका खून 12 बजे के करीब हुआ। लखन का कहना है कि 12 बजे के करीब वो रमा के घर पे था। रमा का कहना है कि वो वहां पे था ही नहीं। इसका मतलब कि लखन झूठ बोल रहा है। सच ये है कि लखन वहां पे था बच्चू के साथ, उसने बच्चू को मारा है, साबित हो गया, केस ओवर। केस तो अभी शुरू होगा जयसवाल साहब। रमा जी, देख रहा हूं आपने बहुत सारे आभूषण पहने हुए हैं, आभूषणों का बहुत शौक है आपको। इस कड़े को तो आप पहचानती ही होंगी। ना, नहीं। ये क्या है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, ये कड़ा है और ये कड़ा पुलिस को बच्चू के मृत शरीर के पास से प्राप्त हुआ। मुझे इस बात का कोई संदेह नहीं कि ये कड़ा उसी व्यक्ति का है जिसने बच्चू को धक्का मारा था, जिसके कारण बच्चू उस पत्थर पर जा गिरा। मुझे भी कोई संदेह नहीं है कि ये कड़ा उसी व्यक्ति का है और वो व्यक्ति लखन है। जयसवाल साहब, ये किसी स्त्री का कड़ा है और वैसे भी ये सोने से बना हुआ बहुत महंगा कड़ा है और मेरे मोक्किल लखन की आमदनी इतनी नहीं कि वो 5 वर्षों में वैसा कड़ा बना। और ये कड़ा यक्ष का है। लखन, बच्चू ने बताया था मुझे कि यक्ष ऐसे ही कड़े पहनता है। मैंने कहा था ना, बच्चू को यक्ष नहीं मारा है। ये प्लीज ये यक्ष वाला चैप्टर बंद करो है, ये वापस शुरू मत करो। ये मत बोलना कि यक्ष झील के किनारे था, बच्चू को योर ऑनर ये जी डोंट टेल मी आप भी यक्ष वाली बात पे यकीन करते हैं। नो योर ऑनर, अब यक्ष का तो पता नहीं, लेकिन मेरा सहायक वरुण वहां गया था। आपकी अनुमति हो तो मैं वरुण को बुलाऊं। अनुमति है। वरुण, अदालत को बताइए कि क्या देखा आपने वहां पर। योर ऑनर, खड़ाऊ के निशान मैंने जमीन पर देखे थे। ओ अच्छा अच्छा। वैसे भी व्हाट इज खड़ाऊ? योर ऑनर, खड़ाऊ इस प्रकार के चप्पल होते हैं जो पुराने जमाने में लोग पहनते थे। तो मतलब समझ गया मैं, वो तो याद आ रहा है, मैंने कहीं देखा था। लेकिन आपका ये कहना है कि ये जो खड़ाऊ यक्ष पहनता था और आपको मिल भी गए, मतलब वरुण को मिल गया? नहीं जयसवाल साहब, ये यक्ष के खड़ाऊ नहीं। तो योर ऑनर, ये उसी नाप के खड़ाऊ हमने बनवाए हैं जिस नाप के खड़ाऊ के निशान हमें वहां मिले थे। योर ऑनर, एक और बात, खड़ाऊ के निशान जमीन से होते हुए पेड़ पर थे, जैसे कि कोई आदमी पेड़ पर चलकर गया था। तो मैंने छोटे छोटे कील के सुराग देखे, निशान। तो ये जयसवाल साहब कि आप भी जानते हैं और मैं भी मानता हूं कि यक्ष जैसा कोई व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन प्रचलित कथाओं के अनुसार यक्ष पेड़ पर चढ़कर बोलता है, लाल लाल आंखों से लोगों को डराता है। तो स्पष्ट है कि ये सब कार्य किसी यंत्र द्वारा किया गया था, जो यंत्र पेड़ पर लगाया गया था और उस यंत्र को पेड़ पर लगाने के लिए कीलों की सहायता ली गई थी जो मेरे सहायक को उस पेड़ पर मिली। आई बात समझ में? नहीं सर, वो यक्ष था, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। आप चाहो तो बस्ती वालों में से किसी से भी उठा करके पूछ लो। अभिषेक, तुम तो पढ़े लिखे समाज सेवक हो, तुम्हें क्या लगता है? सर मेरे हिसाब से वहम है, या फिर रॉ केमिकल कंपनी की कोई चाल, ताकि लोग उस झील से दूर रहें। तो इसमें केमिकल कंपनी का क्या लाभ है? ताकि वो बड़े आराम से अपना जहरीला केमिकल वेस्ट उस झील में फेंक सके। और आपको पता है, पिछले 3 सालों से उसने उस झील को जहर। एक मिनट, 3 साल से ये लोग क्या कर रहे हैं और कितना जहर फैला रहे हैं, ये केस उसका है नहीं। योर ऑनर, ये केस मिस्टर दास के अगेंस्ट नहीं है कि वो नदी में गंदगी फैला रहे हैं या नहीं फैला रहे हैं। दिस इज नॉट अ सिविल केस, दिस इज अ क्रिमिनल केस, मर्डर केस, समझे आप? इसको देखा था? हाँ या ना, देखा था या नहीं? लेकिन सर ये लोग नहीं देखा था ना, तो फिलहाल मैं भी आपको यहाँ नहीं देखना चाहता हूँ, आप जा सकते। थैंक यू योर ऑनर। मैं मंदिर के पुजारी पंडित रविराज जी को कटघर में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत। श्रीमान जी, मैंने उस यक्ष को देखा है 2-4 बार। ये बड़ा मुकुट और ये आभूषण उसी के हैं। लखन सच बोल रहा है, उस नदी पर उस यक्ष का प्रकोप है। अरे पंडित जी, आप पादुका पहनते हैं? जरा दिखाइए तो, जरा निकालिए। खड़ा हूं, दिखाइए दिखाइए।
हूबहू वही नाप, योर ऑनर, जिस नाप के निशान हमें वहां घटनास्थल पर और पेड़ पर चढ़ते हुए प्राप्त हुए। कहीं ऐसा तो नहीं पंडित जी कि आप ही वो यक्ष हैं? हम क्यों? हमको क्या पड़ी है? श्रीमान जी, ये क्या उल्टा सीधा बोलते चले जा रहे हैं? मिस्टर पाठक, अदालत में यक्ष का कोई बहाना नहीं चलेगा। योर ऑनर, असली यक्ष का बहाना ना सही, किंतु नकली यक्ष का, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि उस नदी किनारे कोई मनुष्य ही है जो यक्ष बन के सबको भयभीत कर रहा है। उसी के ये आभूषण भी उसी ने बच्चों को मारा है और उसी को लखन ने वहां से जाते हुए देखा था। आई डोंट थिंक आपके पास सबूत है इस बात का, अभी अभी जो आपने कहा। नहीं है ना? होगा भी नहीं। लेकिन सर मेरे पास है, सबूत भी है और गवाह भी है, और उसके लिए मैं लखन की पत्नी लाडो को कटघरे में यहां बुलाना चाहता हूं। लाडो जी, आपको क्या लगता है आपके पति निर्दोष? जी। कोई मजबूरी है आपकी? डर है आपको? देखिए, आप रो रही हैं और मैं आपके आंसू पहुंच नहीं सकता क्योंकि मेरे पास रुमाल नहीं है। खैर, आप सच बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप झूठ बोल रही हैं। आपके पति शादीशुदा हैं, आपके साथ शादी करने के बावजूद रमा के साथ गुलछरे उड़ा रहे हैं, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि निर्दोष है। क्यों बजा रही हैं? खैर चलिए, इस बात का जवाब मत दीजिए। थोड़ा सा ये आपने जो हाथ ढक के रखा है जरा हटाइए, दिखाइए। देखिए, जज साहब के सामने, योर ऑनर, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। अरे कैसे जल गया ये? और ये जो चोट के निशान हैं आपके, उसको भी छुपाने की कोशिश कर रही हैं आप। यहाँ पर भी चोट के निशान हैं। ये सब क्या है? मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, लाडो जी, डरिए मत, बोलिए। लखन ने मारा ना आपको? वो शराब के नशे में। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन इंसान हो तुम्हें, हैवान? इस तरह से कोई मारता अपनी पत्नी को? इस तरह से डराता है? देखा योर ऑनर, मतलब जो इंसान अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से मार सकता है, गरम गरम तले से जला सकता है, वो तीसरे किसी की हत्या क्यों नहीं कर सकता? किसी ने अपनी पत्नी को यूं टॉर्चर किया है, सारी धाराएं लगा दीजिए, सजा दीजिए इसे योर ऑनर। साहब मैंने लाडो पे हाथ उठाया साहब, पर मैं कसम खा के कहता हूँ साहब, आज के बाद कभी हाथ नहीं उठाऊंगा उस पे। क्या उसके लिए मुझे जो दंड देना है दे दीजिए, पर मैंने बच्चू को नहीं मारा है साहब, मैंने बच्चू को नहीं मारा है। अरे तेरे को सब सजा देनी चाहिए योर ऑनर, इस पे सारी धाराएं लगा दीजिए योर ऑनर, ऐसी कड़ी सजा दीजिए, इस तरह फांसी पे लटकाइए कि इसकी गर्दन टूट जाए, तब तक लटका के रखे। ये हैवान है। अरे मैंने बच्चू को नहीं मारा है, आपको समझ में नहीं आ रही बात? किसी ने मारा है? तूने मारा है बच्चू को? ये बच्चू का खूनी है, इसको मार लिया है। ये क्या कर रहा है? ऑर्डर ऑर्डर। लखन, अरे आप छोड़िए मुझे। अरे आप क्या छोड़िए, आप उसको थप्पड़ मारिए अपने वकील को। और योर ऑनर, आप फांसी लगा दीजिए, यहीं पे फांसी मंगवाइए, लटका दीजिए इसको। अरे वकील में हाथ उठता है, मैं मर जाता, मेरी पत्नी विधवा हो जाती, बच्चे अनाथ हो जाते, आपका क्या होता मेरे बगैर? अभी ऑन द स्पॉट फांसी। क्या हो रहा है? अदालत की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। तो लाखन इतना बड़ा जल्लाद अपनी वाइफ को मारता है? केडी सब, कहीं हमने उसका केस लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी? इतने बड़े इल्जाम से बचना उसके लिए मुश्किल है, और अब डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी उसके साथ जुड़ गया। हाँ, वो जो होगा वो होगा, तो बाद में देखें। इस समय तो मर्डर केस चल रहा है। सबसे अहम हमारे लिए ये जानना है कि जो
यक्ष की भूमिका निभा रहा है वो अभिनेता कौन है? चलो पंडित जी, हवन के लिए काफी है, कुछ और दूं? यजमान, इतने पैसे में तो मैं ऐसा हवन करूंगा कि यक्ष तो क्या, उस नदी के इर्द गिर्द यमराज भी नहीं भटकेगा। यजमान, आपने उस यक्ष को कभी देखा है? पहले तो हमें भी यकीन नहीं था, लेकिन उस रात उसे वहां देखकर, खैर वो यश का इलाज आप करो ताकि मैं अपना काम कर सकूं। कैसा काम यजमान? वो सब सोचना आपका काम नहीं है। आप जाओ यहां से और हवन की तैयारी शुरू करो। जी। पांडे जी सर। ये है फैक्ट्री के कूड़ा घर की चाबी। ये काम आज रात हो जाना चाहिए। सर, लाखन के केस के बाद पुलिस और कानून आप पर। वो सब सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम सिर्फ इतना करो जितना तुमसे कहा जा रहा है। पर सर, अभिषेक दिगे का क्या? देखा नहीं उस दिन कोर्ट में हमारे खिलाफ क्या बोल रहा था? इस बार अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। मेरे लिए किसी का मुंह बंद करवाना कोई बड़ी बात नहीं है पांडे, तुम अच्छी तरह जानते हो। बस तुम तक रेडी रखो। आज रात मेरे लिए ये काम होना बहुत जरूरी है। लखन के बच्चे, अब होश आए तेरे ठिकाने। मुझे धोखा देने चला था, अब सड़ जेल में उम्र भर। लेकिन साहब, यहाँ तो लोग कहते हैं कि नदी में कुछ भी गलत डालोगे तो यक्ष आग के गोले बरसाएगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो आंख के गोले दांत साफ तुम पर बरसाएंगे। इसलिए चुपचाप वो करो जो कहा है, समझे? ठीक है साहब, करता हूँ। इन बैग्स में क्या है? रासायनिक कचरा जो बहुत ही हानिकारक है, और उसी रॉ केमिकल फैक्ट्री से वरुण, वो दास तो गया सीधा जेल में। और ये जले के निशान और ट्रक पर आग? इस ट्रक का ड्राइवर पकड़ा गया है। उसका कहना है कि यक्ष ने उस पर आसमान से आग के गोले बरसाए, उसे रोकने के लिए। फिर से यक्ष? वरुण, अपना यक्ष तो
बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक है। जब ये कोयला, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, उसके भीतर कांच के टुकड़े, ये कोई अग्नि वर्षा नहीं है मेरे दोस्त, बारूद का गोला है। सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, कोयला, ये किसी ने बम बनाया है किसी कारखाने में। ये जो भी किया हमारे यक्ष महोदय ने अच्छा ही किया, भला किया। अब तो उन्हें सामने आना होगा अपने इस भले काम का श्रेय लेने के लिए। यक्ष आज तक किसी के हाथ नहीं आया। आज रात को मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि हमारे पकड़ में यक्ष जी आएंगे, क्योंकि सुना है कि वहां पर वो किसी को गंदगी फैलाने नहीं देते। समझ रहे हैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? रुको। कौन? इससे पहले कि इसे प्रदूषित करो, मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। महाराज, महाराज मैं आपका दोषी हूँ, ले लीजिए मेरे प्राण, ले लीजिए। जा, एक मौका देता हूँ, इस बार माफ करता हूँ, भाग। नहीं महाराज, मैंने घोर पाप किया, मुझे दंड दीजिए, भस्म कर दीजिए मुझे। दूर रह, चला जा। और नहीं गया तो? महाराज, और कितना दौड़ेंगे? पंडित जी आप तो यक्ष जी आप, क्षमा चाहता हूँ पंडित जी, आप क्यों यक्ष बनकर घूम रहे थे? श्रीमान जी, मैं आपको सब कुछ सच सच बता रहा हूँ। मैं तो केवल अपनी दुकान चला रहा था। जब लोगों ने नदी के किनारे उस यक्ष को देखा और मेरे पास टोना टुटका के लिए आने लगे, तो मैंने भी सोचा कि चलो मेरी भी कुछ रोजी रोटी अब चलेगी। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं खुद यक्ष बन के लोगों को डराऊं तो टोना टुटका के बजाय मुझे हवन पूजा के लिए अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं और लोगों को मैं हजारों में लूट सकूंगा। तो इसीलिए मैंने कई लोगों के साथ ऐसा किया। ठीक है, समझ गए हम, लेकिन बेचारे बच्चों को आपने फिर क्यों ऐसा? नहीं श्रीमान जी, बच्चों को मैंने नहीं मारा था। उस रात को मैं अपने घर पर सोया हुआ था। यक्ष वाला कांड तो मैंने बाद में शुरू किया, तब जब मुझे उसके वस्त्र मिल गए। मिले मतलब? मैं सच बताती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उस सुबह जब मैं घर पर लौटी तो मैंने देखा कि मेरे आंगन में किसी ने वो पोटली फेंक दी थी और खोला तो मैं घबरा गई थी। जज साहब, मैं समझ गई थी कि मुझे कोई ना कोई फंसा रहा है, इसीलिए मैंने पोटली को जाकर जल्दी से नदी के किनारे फेंक दी। तुम्हारी इस बात पर विश्वास कैसे कर लें हम रमा? ऐसा भी तो हो सकता है लखन जो है उसने तुम्हें धोखा दिया था, तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी। हो सकता है प्रतिशोध लेने के लिए उस रात तो वहां घटना स्थल पर गई हो और कुछ ना पाकर तुमने बच्चों की हत्या कर दी हो। नहीं, मैंने बच्चों को नहीं मारा, मैं सच कर रही हूँ, मैं उस रात घर पर ही थी। मैं तो उस वक्त घर पर थी नहीं, मैं तो उसके भाई के घर पर गई। साइलेंस इन द कोर्ट। लखन मिलने आया था तुमसे घर, तब लखन सच बोल रहा था। लखन मुझसे मिलने भी आया था, हमारी बहस भी हुई थी और उसने बच्चों को नहीं मारा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, क्या प्रॉब्लम है? तो तुम कभी ये बोलती हो कभी ये बोलती हो, कंफ्यूज क्यों कर रही हो? एक बात बोलो। मैं सच कर रही हूँ, मैं तो बस लखन से बदला लेना चाहती थी और वो पोटली वाली बात भी सच है। ये देखिए जायसवाल साहब, ये तो हूबहू वैसा ही कड़ा है जो हमें घटनास्थल से प्राप्त हुआ था। योर ऑनर, मुझे लगता है कि ये उसी जोड़े का दूसरा कड़ा है। यार ये कड़ा न जाने किस कड़ी का हिस्सा है।
कड़ी की वजह से सारे प्रॉब्लम उनको समझ में नहीं आ रहा है, आप समझा सकते हैं? जसवाल साहब, जब लोग जोड़े में कुछ बनवाते हैं तो अक्सर उस पर अपना नाम भी लिखवाते हैं, किंतु योर ऑनर जो कड़ा घटनास्थल से प्राप्त हुआ था उस पर कोई नाम नहीं था। इस पर संभवतः चश्मे नहीं पहने। मुझे भी चश्मा है ही नहीं। इनका निर्मला दिघे। निर्मला दिघे? दिघे तो अभिषेक जी का उपनाम है। क्यों अभिषेक जी, मैं सही कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं? अटक गया। अब देखिए क्या है अभिषेक जी के दिघे तो आप ही का उपनाम है और निर्मला दिघे तो आपकी माता जी हैं। अब ये आभूषण उनके थे तो स्पष्ट है कि उनके पास से ये आपके पास आए होंगे। ये आभूषण आपके पास आए होंगे तो स्पष्ट है कि ये जो यक्ष के वस्त्र इत्यादि हैं, मुकुट इत्यादि, ये भी आपके पास आए होंगे। अर्थात ये सब सामग्री आप ही के पास थी, आप ही यक्ष बने होंगे, आप ही ने यक्ष बनकर बेचारे बच्चे को। अब आप कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं योर ऑनर इस स्तर पर आपको बताना चाहूंगा कि इस मुकुट की जांच से 2 बाल पाए गए, एक सफेद और जो स्पष्ट है कि पंडित जी का है, और एक काला। और मुझे पूरा विश्वास है कि काला बाल जो है वो आप ही का है। नहीं। अब इसके आगे की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं। वो बाल हम लोग डीएनए में भेजेंगे जांच के लिए, जिससे ये पूरी तरह से प्रमाणित हो जाएगा कि बाल आप ही का है, वहीं आप फंस गए। उसके बाद हम वस्त्र भी भेजेंगे, वस्त्र पर भी आपका कहीं ना कहीं डीएनए प्राप्त होगा, उससे भी प्रमाणित हो जाएगा कि वस्त्र आप ही ने पहने थे, वस्त्र पहनकर आप ही यक्ष बने थे। अब ये सब कार्य में संभव है कि सप्ताह भर लग जाए, महीना भर लग जाए, 1 वर्ष तक लग जाए, और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक आप कारागार में रहेंगे बंदी बनकर। और जब तक आप बंदी बनकर रहेंगे, दवे साहब आपको सत्य बोल पट्टे से सत्य बुलवाने का प्रयास करते रहेंगे। बड़ा कष्ट होगा आपको, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। तो क्या हम ये जो समय है ये नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं। जांच होगी तो एक ही नाम सामने आएगा, मेरा। भागमती झील का यक्ष मैं ही। साइलेंस इन द कोर्ट। बचपन से एक ही चीज सुनता आया। मुझे बचपन से सिखाया गया है कि यह प्रकृति हमारी मां है, इसका सम्मान करना, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम सबका अंत निश्चित है। इसलिए भागमती झील की सफाई को मैंने अपने जीवन का मकसद बनाया। पिछले 8 सालों से लोगों को उस झील में गंदगी करने से रोकता आ रहा था मैं। रॉ केमिकल कंपनी के खिलाफ मैंने केस दर्ज करवाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। मैं जहां भी गया सब जगह भ्रष्टाचार, लालच। झील मर रही थी और मैं झील को मरते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैंने सोचा कि जब विश्वास से काम ना हो तो इस अंधविश्वासी देश में अंधविश्वासी उसी का सहारा लिया। मैंने यक्ष के बारे में पढ़ा, प्रकृति का रक्षक। तो मैंने उसका वेश बनाकर लोगों को डराना शुरू कर दिया ताकि इस झील को गंदगी से बचा सकूं। मैंने कई पेड़ों पर लाल लाइट लगाई थी ताकि यक्ष की कहानी सच लगे। ये सब ठीक है, उस रात हुआ क्या था? विस्तार में बताइए। उस रात बच्चों को मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसके बाद हमारी हाथापाई हुई। गलती से लगे मेरे धक्के से वो पत्थर से जा टकरा और उसकी मैं बहुत डर गया था। मैं उसके बाद घर गया और इस यक्ष के खेल को वहीं खत्म कर दिया। मैंने अदालत में आपको रमा पर शक करते हुए देखा, तो उसके बाद मैंने यक्ष का चोगा उसके घर पर छोड़ दिया। गलती से ही सही, लेकिन मुझसे बच्चों की हत्या हो गई। लेकिन इस देश में हर रोज जो हम हत्याएं कर रहे हैं उसका क्या? इस प्रकृति की हत्या,
क्या उसके लिए कोई सजा नहीं होगी? अभिषेक, तुम्हारी मंशा तो अच्छी थी, उस झील को स्वच्छ रखने की, इस देश को स्वच्छ रखने की, लेकिन जो तरीका तुमने अपनाया वो गलत था। यक्ष बनने की प्रतिक्रिया वो गलत थी। अगर तुम कोई सत्य अभियान चलाते तो संभवतः सफल भी होते। द डिफेंस रेस्ट चलो। नेक मकसद के लिए ही सही, पर अभिषेक दिघे की वजह से बच्चों की मौत हुई है। लिहाजा ये अदालत अभिषेक दिघे को फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और लाखन सिंह को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. अरे क्या है जायसवाल साहब, ये कॉस्ट्यूम से मुझे याद आया कि मैं जब छोटा था ना तब स्कूल में वह कृष्ण भगवान बनता था मुकुट पहन के, बहुत स्मार्ट लगता था। जायसवाल साहब, किसी और को मत कहिएगा, तो लोगों का भगवान पर से भरोसा उठ जाएगा। कृष्ण भगवान बने थे। आई नो शीला, तुम्हें तो मालूम ही है ये फार्म हाउस एक पार्टी हब है और मेरी तो फेवरेट जगह है ये। पिछले हफ्ते मेरे हस्बैंड ने ये फार्म हाउस उस फेमस पॉप स्टार आरआर से खरीदकर मुझे वेडिंग एनिवर्सरी में गिफ्ट किया है। 1 साल पहले मैंने फार्म हाउस पे पार्टी रखी थी। Mr. Bilumore, pen please. Oh, this is not your pen, it is Phoebe's pen. ये तुम्हारा पेन है। Mr. Bilumore, क्या फर्क पड़ता है? दोनों की इंक तो ब्लू ही है ना? बहुत फर्क पड़ता है, पता है? हम जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं ना, उसके अंदर हमारी पर्सनालिटी का छाप हो जाता है, हमारे वाइब्रेशंस अंदर जाते हैं। पता है, अगर हमको हमारे काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है ना, तो हमको रोज वही चीज यूज करना चाहिए। हेलो, थैंक यू, आता हूं। हाई प्रोफाइल केस, हाई प्रोफाइल विक्टिम, हाई प्रोफाइल सस्पेक्ट रणवीर रांझा। मिस्टर आरआर, क्या आपको लगता है कि पैसे और पहुंच के दम पे आप किसी का भी कत्ल करके बच सकते हैं? इसी गवर्नमेंट में आपने अपने मैनेजर का खून कर दिया। क्या बोला तू? तू जानता है मैं कौन हूं? और अभी अभी आपने देखा मशहूर सिंगर रणवीर रांझा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर मनीष दुबे अपने पुराने मैनेजर के कत्ल का इल्जाम है। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए तेज खबर। राजा साहब, किसी व्यक्ति की शक्ति को उसके क्रोध से नहीं, उसके संयम से मापा जाता है। फिलॉसफी सीखने के लिए मैंने आपको हायर नहीं किया मिस्टर पाठक, बल्कि इसलिए किया है कि आप मुझे जल्द से जल्द यहां से बाहर निकाल सकें। खर्चा जो भी हो, परवाह नहीं। राजा साहब, आपके विरुद्ध पुलिस ने सबूतों का बांध बनाया हुआ है और आप पैसे पानी की तरह भी बहा दें तो वो नदी उस बांध को नहीं तोड़ पाएगी। बेहतर है कि आप जरा जमीन पे आ जाएं और मुझे बताएं कि अंततः उस रात को क्या क्या हुआ था। 1 साल पहले मैंने फार्म हाउस पे एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। गुस्सा आ गया था मुझे और मैंने मनीष को वहीं धो डाला। मनीष, एहसान फरामोश! एहसान फरामोश, तूने मेरे पैसे क्या कर दिया? I will kill you! How dare you steal my money? आरआर साहब, पुलिस के पास कई ऐसे साक्षी हैं जिन्होंने आपको उसे जान की धमकी देते हुए देखा। दी थी तो क्या हुआ सर, मारा तो नहीं ना। और वैसे भी उस दिन के बाद वो गायब हो गया था। मुझे तो लगा डर के मारे कहीं भाग गया है।
अगर गायब हो गया था तो फिर आपके आउट हाउस के दीवार से उसका मृत शरीर कैसे निकला? पता नहीं, लेकिन उन दिनों आउट हाउस में एक नए रूम के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। लेकिन जिस रात पार्टी थी उस रात आउट हाउस में कोई नहीं था। किसी पर संदेह है आपको? कोई ऐसा जो मनीष को मारना चाहता हो? वैसे तो बहुत होंगे ऐसे। अगर मुझे मौका मिला होता तो मैंने ही उसे जान से मार दिया होता। चलो, किसी ने तो किया। गुड मॉर्निंग केडी साहब। मिस्टर ठकराल, कमाल है केडी साहब, तो मानना पड़ेगा। आंख बंद करके भी कोई शर्त लगा सकता है कि इसमें जीत ठकराल की ही होगी, क्योंकि मुजरिमों का बाल है ठकराल। ठकराल साहब, अब क्या होता है कि जीवन में अक्सर बातें जितनी सरल लगती है वो अचानक इतनी उलझ जाती है कि पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। अब उदाहरण के रूप में राम ने श्याम से शर्त लगाई कि हॉकी मैच का स्कोर वो पहले ही बता देगा। श्याम ने 100 रुपए की शर्त लगा ली और मैच के अंत तक स्कोर हुआ 3-4 और श्याम शर्त हार गया। अब बताइए कैसे? कोई शीघ्रता नहीं है, कभी भी सोच के बताइएगा। ओके। जज साहब बता रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मृतक मनीष का शव पनवेल के फार्म हाउस के आउट हाउस में एक दीवार में चुना हुआ पाया गया। वो फार्म हाउस जिसे प्रसिद्ध उद्योगपति श्री वडालिया ने अपने मित्र आरआर से एक हफ्ते पहले ही खरीदा था। रेनोवेशन के दौरान जब एक दीवार तोड़ी गई तो उसमें से एक शव निकला और फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से मनीष की मृत्यु 1 साल पहले हुई। ये रही फॉरेंसिक रिपोर्ट। 1 साल पहले ही मनीष की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी और पुलिस की छानबीन के बाद यह पता चला कि मनीष को आखिरी बार रणबीर की पार्टी में ही देखा गया था। योर ऑनर, ये पार्टी भी उसी फार्म हाउस पर 1 साल पहले ही ऑर्गेनाइज की गई थी। योर ऑनर, 1 साल पहले हुई इस पार्टी में सबके सामने मिस्टर आरआर ने मनीष के साथ हाथापाई की और उसे जान से मारने की धमकी दी। एहसान फरामोश! एहसान फरामोश! तूने मेरे पैसे क्या कर दिया? I will kill you! कल छोड़ो मुझे! हट! योर ऑनर, ये केस सरल तो है लेकिन साधारण नहीं। दौलत और शोहरत के नशे में चूर एक इंसान कानून और इंसाफ को चुनौती दे रहा है। हर आम आदमी की नजर आज इस केस पर है। वो जानना चाहता है कि पैसा बड़ा है या कानून। ये मिस्टर आरआर का पहला अपराध नहीं है। इससे पहले भी इनके नाम पर कई मारपीट के मामले दर्ज। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, ठकराल साहब मेरे मुवक्किल को एक खलनायक की छवि देने का प्रयास कर। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि उनकी इस प्रतिक्रिया पर रोक लगाई जाए। आई एग्री विद यू। ऑब्जेक्शन सस्टेन। योर ऑनर, मिस्टर रांझा ये बात जानते थे कि पार्टी की रात आउट हाउस पर रेनोवेशन का काम चल रहा है और उनकी पत्नी मिसेस कविता रांझा के बयान के अनुसार आउट हाउस पर ताला लगा हुआ था और उसकी चाबी का पता सिर्फ श्रीमान और श्रीमती रांझा को ही। मनीष ने इनके लाखों रुपयों का गबन भी किया था मिलो, इसलिए सिर्फ इन्हीं के पास उसकी हत्या करने का मोटिव था। अब मैं एक अहम और खास गवाह आपके सामने पेश करने जा रहा हूं और वो है इनके मित्र और फार्म हाउस के मालिक मिस्टर वडालिया। मिस्टर वडालिया, अदालत को बताइए कि उस रात यानी कि पार्टी वाली रात वहां पर क्या हुआ था। जहां तक मुझे याद है मैं फार्म हाउस से वापस गार्डन की तरफ जा रहा था। तो आप फार्म हाउस की तरफ क्यों गए थे? पार्टी तो गार्डन में थी ना? जी मैं वॉशरूम गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वॉशरूम से वापस आते हुए आपने क्या देखा?
मैंने देखा कि रणवीर सामने से क्रिकेट के बैट को जमीन से रगड़ता हुआ चला आ रहा था। अरे रणवीर, अरे सुन यार, व्हाट हैपेंड? और ये बैठ के कहां जा रहा है तू? क्रिकेट खेलने। तू जा, पार्टी कर, मैं आता हूं। ऑनर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से मनीष की मृत्यु किसी भारी चीज के उसके सर पर लगने से हुई। पुलिस को मनीष के शव के साथ दीवार से ये बैटपीट मिला। इस पर मनीष के खून के धब्बे पाए गए और श्री आरआर के फिंगरप्रिंट्स भी इस पर पाए गए। मिस्टर आरआर, मुझे बताइए कि आप ये बैट लेकर आउट हाउस गए थे मनीष को मारने के लिए? नहीं, ये बैट मुझे खुद धोनी ने पार्टी की रात को गिफ्ट में भेजा था। इसीलिए मैं ये बैट आउट हाउस में रखने गया था। आउट हाउस ही क्यों? जी, मुझे स्पोर्ट्स का शौक है। बहुत सारे कलेक्टिबल आइटम्स हैं मेरे पास, जैसे कि कपिल देव की ऑटोग्राफ की हुई क्रिकेट बॉल, या फिर मोहम्मद अली के साइन किए हुए बॉक्सिंग ग्लव्स, या फिर बेकहम की साइन की हुई फुटबॉल। और मैं ये सारे कलेक्शन अपने आउट हाउस में ही रखता हूं। आप बड़े आदमी हैं, बड़े शौक हैं आपके, लेकिन मुझे जरा बताएं कि इस पर मनीष के खून के धब्बे कैसे पाए गए? और ये बैट जो आप आउट हाउस में रखने गए थे, ये मनीष के शव के साथ दीवार में कैसे पाया गया? मैं नहीं जानता। योर ऑनर, इस बैट पर मेरे मुवक्किल के उंगलियों के छाप होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये स्वयं इस बैट को लेकर आउट हाउस में रखने गए थे, जो ये मान चुके हैं। अब संभव है कि हत्यारे ने दस्ताने पहनकर इस बैट से आक्रमण किया होगा मनीष पर। आप शायद ये भूल रहे हैं मिस्टर केडी कि उस रात आउट हाउस पर ताला लगा हुआ था और उसकी चाबी का पता सिर्फ और सिर्फ मिस्टर आरआर और उनकी पत्नी को पता था। और एक बात, इनके पास मर्डर करने का मोटिव था यौन, और उस रात ये आउट हाउस गए भी थे। हर गवाह, हर सबूत इशारा कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मिस्टर आरआर की तरफ। दिस इज एन ओपन एंड शट केस, योर ऑनर। योर ऑनर, यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। इस बार आपने गलत केस ले लिया मिस्टर केडी। बहुत सरल सा केस है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आप समझ नहीं पाए। सरल से याद आया टकराल साहब, मैंने आपको एक सरल सी पहेली पूछी थी, उसका हल आपको मिला? राम और श्याम वाली। देखिए, ये भी विचित्र बात है कि इतना बड़ा केस आप जीत जाएंगे और एक छोटी सी पहेली का हल नहीं ढूंढ पाएंगे। केस वाकई में पेचीदा होता जा रहा है। उस रात क्या हुआ था, ये जानने के लिए उस रात के सभी अभिलेखों की समीक्षा करनी पड़ेगी। मैंने जब ये सब सुना तो विश्वास ही नहीं हुआ कि आरआर ऐसा कुछ कर सकता है। इस बात पर आप विश्वास नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि ये बात अभी तक प्रमाणित नहीं हुई। वैसे भी बहुत शीघ्र सत्य सामने आ जाएगा, क्योंकि अधिक दिन तक सत्य छिप नहीं सकता। मतलब आपको लगता है कि आरआर ने ये नहीं किया, तो फिर और कौन मार सकता है मनीष को? यही तो पता लगाना है, और पता लगाने के लिए आपकी सहायता मांग रहा हूँ। हाँ जरूर, मैं जो भी मदद कर पाऊंगी मैं जरूर करूंगी सर। धन्यवाद। सर्वप्रथम ये बताइए कि मनीष के साथ क्या संबंध था? सर, एक्चुअली वो मेरे मॉडलिंग करियर की शुरुआत थी। कुछ कॉमन फ्रेंड से मुझे मनीष का नंबर मिला था। इनफैक्ट वो तो मुझे आरआर की एक म्यूजिक वीडियो में काम में दिलवाने वाला था, तो बस ऐसे फ्रेंडशिप हो गई। और उस रात के बाद तो वो गायब भी हो गया। ऐसी कोई अद्भुत विचित्र घटना घटी हो तो
मनीष से जुड़ी हुई, उस आउट हाउस से जुड़ी हुई जो आपको स्मरण हो? हाँ सर, उस फार्म हाउस के फर्स्ट फ्लोर में वॉशरूम है, जिसकी खिड़की से आउट हाउस बहुत क्लियरली दिखाई देता है। जय? हाँ जय, जिनके साथ था। मुझे ऐसा लगता है कि मिसेस रांझा का प्रेम प्रकरण चल रहा है। मैंने दोनों को अदालत में देखा था और जिस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज था दोनों का, ये तभी होता है जब दो लोगों के बीच में गहरा संबंध होता है। संबंध कितना गहरा है ये तो पता लगा ही नहीं है अंजलि जी। आपको आपत्ति ना हो तो बिना समझ भेजे आप अगर अदालत में आ जाएं अपना कथन दें। जी जरूर, अब मैं चलूं। थैंक यू। ये जो आपके और मनीष के बीच विवाद चल रहा था इस वीडियो में, क्यों झगड़ा कर रहे थे आप लोग, किस बात पर? वो रणवीर के साथ चीट कर रहा था। ये जो आपका झगड़ा हो रहा था उसके तो बहुत समय पश्चात अकाउंटेंट साहब ने आके रांझा साहब को ये बताया कि मनीष गबन कर रहा था। ये विवाद तो उसके पहले का है, तो आपको ये पहले से पता था कि मनीष गबन कर रहा है? बोलिए, पहले से पता चल गया था आपको? मुझे पता था। आपको कैसे पता चला? क्योंकि अकाउंटेंट साहब के बयान के अनुसार, उनके कथन के अनुसार, जैसे ही उन्हें इस गबन के बारे में पता चला तो वो सीधा रांझा साहब के पास गए और रांझा साहब प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ये बात सुनी, इन्हीं को पहले बताया था। तो आपको पहले कैसे पता चल गया? देखिए कविता जी, अदालत में झूठी गवाही देना एक बहुत बड़ा अपराध होता है। योर ऑनर, मिसेस कविता को गबन के बारे में पहले पता चला या बाद में, इसका इस केस से कोई लेना देना है योर ऑनर, क्योंकि कविता जी झूठ बोल रही हैं। इस वीडियो में जो हमने देखा इनके और मनीष के बीच विवाद हो रहा था, वो मनीष ने जो गबन किया उसे लेकर नहीं, किसी और ही विषय पर विवाद हो रहा था। क्या यह सत्य नहीं है कविता जी कि मनीष आपको ब्लैकमेल कर रहा था, आपसे रुपए पैसे ऐंठ रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि आपके और जय के बीच में प्रेम प्रकरण चल रहा है, अनैतिक संबंध चल रहा है? क्या यह सत्य है या नहीं? इसे आप झुठला नहीं सकती, क्योंकि योर ऑनर, जय साहब और मिसेस रांझा की बैंक की सूची मेरे पास, जिससे ये पूरी तरह स्पष्ट होता है कि बारी बारी इन दोनों के खाते में से मनीष के खाते में रुपए जमा किए गए थे। अब बताइए, मनीष आपको ब्लैकमेल कर रहा था या नहीं? आपकी चुप्पी से यह प्रमाणित होता है मिसेस रांझा की जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, एक गवाह भी है जिसने मिसेस रांझा को और जय को आउट हाउस की तरफ जाते हुए देखा। ये कहां साबित होता मिलॉर्ड? ये कत्ल इन्होंने किया है। किंतु इससे यह अवश्य साबित होता है योर ऑनर कि केवल मेरे मुवक्किल मिस्टर रांझा के पास हेतु नहीं था मनीष की हत्या करने का, मिसेस रांझा और जय उनके पास भी हेतु था। इससे यह भी साबित होता है योर ऑनर कि केवल मेरे मुवक्किल आउट हाउस की तरफ नहीं गए थे, मिसेस रांझा और जय भी गए थे। यह अदालत 1 घंटे के अंतराल के बाद इस केस की सुनवाई फिर से करेगी। आपको क्या लगता है कविता ने मारा है मनीष को? मनीष की हत्या करने का कारण तो था कविता के पास। अब इस रिश्ते के दूसरे पहलू को देखना है, क्योंकि मारने का कारण तो जय के पास भी था। मैं जय के बारे में और पता लगा क्या था। केस फाइल देखो
सर करीब 2 साल पुराना केस है। इन्वेस्टिगेशन तो हुई थी, लेकिन सबूत ना मिलने के कारण आरआर को रिहा कर दिया गया था। सर ताजुब वाली बात यह है कि सिर्फ 2 पार्टीज ने आरआर के खिलाफ इल्जाम लगाया था, एक महिला संस्था और दूसरा जय। उसी ने पैसे देकर ये अखबार में न्यूज छुपवाई। सर एक और बात, मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स ने मुझे बताया है कि जितने भी लोकल न्यूज़पेपर्स में आरआर के नेगेटिव आर्टिकल छपे वो सभी जय ने ही स्पॉन्सर किए। लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दी है आरआर को सजा दिलवाने। पर केडी, ये सब से प्रूफ कुछ नहीं होता है। लेकिन एक प्रश्न उठ रहा है मेरे मन में। कभी कभी सत्य तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा प्रश्न ही पर्याप्त होता है। तो एक काम करो बरो, मनीष के बैंक अकाउंट्स की सूची निकलवा। जी सर। योर ऑनर, 2 वर्ष पूर्व सुपर्णा नामक एक मॉडल ने आत्महत्या की थी। उस समय मीडिया और पत्रकारों ने इस आत्महत्या का आरोप मेरे मुवक्किल मिस्टर रांझा पर लगाया था। ये कहा था कि एक म्यूजिक वीडियो में काम देने के बहाने मिस्टर रांझा ने सुपर्णा का शोषण किया, किंतु ये बात भूल निकली। और पुलिस को सुपर्णा और मिस्टर रांझा के बीच संबंध के कोई साक्ष्य नहीं मिले, वार्तालाप के कोई साक्ष्य नहीं मिले। ये पूरा केस एक ही व्यक्ति के कथन पर आधारित था, जय साहब के कथन। और जैसे ही ये आरोप गलत सिद्ध हुआ, जय साहब ने अपना कथन वापस ले लिया। योर ऑनर, इस बात का इस केस से क्या संबंध? संबंध है योर ऑनर, बहुत गहरा संबंध। अब सीधी सी बात है कि जय साहब के मन में रांझा साहब को लेकर कोई शुद्ध विचार तो थे नहीं। इनका मिसेस रांझा के साथ में भी जो संबंध था वो अदालत में पूर्ण रूप से स्पष्ट कर चुका हूं मैं। वहां मनीष को इनके संबंध के बारे में पता चल गया था, दोनों को ब्लैकमेल भी कर रहे थे। अब इस समस्या से निकलने का एक ही हल था इनके पास योर ऑनर, कि मनीष तथा मिस्टर रांझा को रास्ते से हटा दिया जाए। और फिर जब रांझा साहब आपके झूठे आत्महत्या को उकसाने वाले आरोप से छूट गए, तब आपको लगा कि अब इन्हें किसी बड़ी हत्या के आरोप में फंसाना चाहिए। ऐसा ही आपने किया, क्योंकि इसी में आपका भी लाभ था। ऑब्जेक्शन है ऑनर, बिना किसी सबूत और मोटिव के ये आरोप लगाना सरासर गलत है। सबूत है यार ऑनर, सबूत ये है कि मनीष उस रात अंजलि को लेकर आउट हाउस में गया था। प्रश्न ये उठता है कि जब सामने फार्म हाउस था, अंजलि को वो आउट हाउस में क्यों लेकर गया? फार्म हाउस में कई कमरे थे जिन पर ताला भी नहीं लगा। उसे एकांत चाहिए था, और फार्म हाउस में तो कोई भी आ जा सकता है। सकराल साहब, आप मुझे ये बताइए कि मनीष को कैसे पता चला कि आउट हाउस की चाबियां कहाँ रखी? बता दिया होगा किसी ने। किसने बताया होगा? क्योंकि आपके दलील के अनुसार तो कोई आईपैड देना चाहता हूं। अनुमति। योर ऑनर, मेरा सहायक अभी एक खास सबूत देके गया है, मैं इसे देखने की इजाजत चाहूंगा। अनुमति। थैंक यू योर ऑनर। जैसा कि मैं कह रहा था कि स्पष्ट है कि कोई तीसरा व्यक्ति था जो जानता था कि चाबियां कहाँ रखी है, जिसने मनीष को वहां चाबियां देकर भेजा। मिस्टर और मिसेस रांझा का तो विवाद हो चुका था मनीष के साथ, वो तो उसे भेज नहीं सकते थे। एक ही व्यक्ति बचा योर ऑनर, जय साहब। जय साहब ने ही मनीष को चाबियां दी और उसे आउट हाउस में भेजा। इतना ही नहीं योर ऑनर, ये आउट हाउस से बाहर भी निकलते हुए दिखाई दी। सारे प्रमाण ये कह रहे हैं योर ऑनर कि संभव है कि मनीष की हत्या जय साहब ने की। योर ऑनर, एक बात के लिए तो मैं केडी साहब की सराहना करना चाहूंगा कि ये आसानी से हार नहीं मानते, किसी न किसी तरह से केस को इधर से उधर घुमाकर कहीं पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात योर ऑनर, ये तो साबित हो चुका है कि मनीष की हत्या आउट हाउस के अंदर हुई। मुद्दा नंबर 2 की हत्या जो है क्रिकेट के बैट से हुई। मुद्दा नंबर 3 कि उस पर आरआर साहब के फिंगरप्रिंट्स पाए गए। मुद्दा नंबर 4 के साहब नशे में चूर थे और इनके पास एक मोटिव भी था हत्या करने का। और 5वां ये कि जब ये आउट हाउस की तरफ जा रहे थे तो इनके हाथ में क्रिकेट का बैट था, आउट हाउस लॉक था और उसकी चाबी का पता सिर्फ इनकी पत्नी और इनको ही था। और अब जो छठा सबूत मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं योर ऑनर, उसके बाद तो केडी साहब खुद कहेंगे कि आप आरआर साहब को सजा दे ही दी।
योर ऑनर, मिस्टर राजा ने अपने फार्म हाउस और अपने घर की सुरक्षा का जिम्मा S1 नाम की एजेंसी को दिया था। S1 नाम की एजेंसी ने इनके घर और फार्म हाउस पर सीसीटीवी इंस्टॉल किया। उनमें से एक कैमरा फार्म हाउस के पीछे इंस्टॉल किया गया, जहां से आउट हाउस साफ नजर आता था। इससे ज्यादा साफ सबूत और कुछ हो ही नहीं सकता योर ऑनर। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा अंजलि को स्टैंड में बुलाने के लिए। अंजलि जी, ये सब आपने पुलिस को पहले क्यों नहीं बताया? आई एम रियली सॉरी सर, पर मैं बहुत डर गई थी। उस रात जब मुझे होश आया तो मनीष कहीं नहीं था। अच्छा, आपने आउट हाउस के अंदर जाकर देखा था? जी सर, पर वो वहां भी नहीं था। इनफैक्ट वो उस रात के बाद उसका कुछ पता ही नहीं चला। वो तो जब मैंने न्यूज में देखा कि उसकी बॉडी आउट हाउस से मिली, तब मुझे समझ में आया कि क्या हुआ होगा। सर आई एम रियली सॉरी, मैं डर गई थी इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। आरआर बहुत पावरफुल आदमी है सर, और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैंने आपसे कहा था ना केडी साहब, मुजरिमों का काल है ठकरा। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि इस नए साक्ष्य को स्वीकार करने से पहले इसका अध्ययन करने का अवसर दिया जाए मुझे। यह अदालत प्रोसिक्यूशन को यह निर्देश देती है कि इस वीडियो की एक कॉपी डिफेंस को दी जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने? तो और क्या करता सर? सब जानते हैं कि यू आर द बेस्ट सर, और सब ये भी जानते हैं कि आप क्रिमिनल्स को कभी डिफेंड नहीं करते। अगर मैं आपसे ये बात बता देता तो आपको भी यही लगता कि मर्डर मैंने किया, और फिर आप मेरा केस कभी नहीं लेते। देखो आरआर, ये अंतिम मौका है तुम्हारे पास मुझे ये बताने के लिए सच सच कि तुमने उसे मारा है। मैंने उसे आउट हाउस में ले जाकर मारा जरूर था सर, लेकिन जान से नहीं मारा। वो सिर्फ बेहोश हुआ। फिर उसे तुम्हारे आउट हाउस के दीवार में किसने चुन दिया? आई डोंट नो सर। सर मैं सच कहता हूं, मैं उसे जमीन पर बेहोशी की हालत में छोड़कर चला गया। प्लीज ट्रस्ट मी सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं मानता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में कई कांड किए हैं, बट आई स्वेयर मैंने मनीष को नहीं मारा। केडी सर, आपको मेरी बात पर यकीन है ना सर? KD, it's not your fault that RR is such a liar. मेरे को तो ना, to be honest, मेरे को तो पहले से ही लग रहा था कि वो ही मर्डर किया है। इतना एरोगेंट और एंग्री मैन है वो। मुझे ऐसा नहीं लगता बिली, मुझे लगता है कि वो निर्दोष है। मैं जब उससे बात कर रहा था तो मैंने उसकी शारीरिक प्रवृत्ति पर ध्यान दिया। अगर किसी दोषी पर आरोप लगाओ तो वो अपनी नजरें चुराता है, बेवजह क्रोधित होता है।
लेकिन आरआर ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। क्रोधित नहीं था, चिंतित था। ये सब एक निर्दोष व्यक्ति के लक्षण है। सर हम कुछ कर सकते हैं अभी भी? पता नहीं वरुण, आज अदालत में इस केस ने जो मोड़ लिया है उसके बाद तो संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं। फिर भी निर्दोष को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक काम कर, कल वहां जा फार्म हाउस पर, और जिस दीवार से मनीष का शव मिला था उसके आसपास छानबीन कर। कुछ न कुछ अवश्य मिलना चाहिए वहां। ठीक है सर। सॉरी। पहले एक बात बताओ, क्या ये सत्य है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का उपयोग करता है तो उसकी अभेद छाप उस पर छूट जाती है? डेफिनेटली केडी, ये सच है। आई होप सो। How dare you steal my money? तो ये तो वही डायमंड जो उस रात जो जैकेट पहनी थी राजा ने उसके ऊपर लगा हुआ। यस, कोई डाउट नहीं है। उसी ने मारा मनीष को और फिर बॉडी दीवार में चुन दी। तो ये फार्म हाउस के फोटोग्राफ्स, तो सभी विटनेसेस की बात सही लग रही। बिली सही कह रही थी, हर वस्तु पर उसके उपयोग करने वाले की एक अभेद छाप छूट जाती है। योर ऑनर, कभी कभी बड़े बड़े सबूत और साक्ष्य में सत्य छिप जाता है, अंधेरे में ढकेल दिया जाता है, और फिर एक छोटा सा सबूत, एक छोटा सा साक्ष्य परिस्थिति को प्रकाशित कर देता है। योर ऑनर, ये छोटा सा हीरा हमें उसी स्थान से प्राप्त हुआ जिस स्थान से मनीष का शव प्राप्त हुआ, और ऐसे ही हीरे आरआर साहब के जैकेट पर लगे जो उस रात उन्होंने पहनी थी। वाह केडी साहब वाह, दाद देनी पड़ेगी आपकी सिंसियरिटी की। सच्चाई का पता चलते ही आपने एक और प्रमाण ढूंढ लिया।
और वो भी मेरे ही फेवर में। बड़ी शीघ्रता से आप अपना धैर्य खो देते हैं ठकराल साहब। कभी कभी अति शीघ्रता से आवश्यक बातें जो हैं वो छूट जाती हैं। कैसी बात? मिस्टर केडी, सीसीटीवी का फुटेज देखते ही पता चल जाता है कि मिस्टर रांझा ने ही मनीष का कत्ल किया है। सिंपल। उसी सीसीटीवी फुटेज पे आ ही रहा था मैं। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो अभियोग पक्ष महोदय ने जो सीसीटीवी फुटेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था उसे पुनः चलाना चाहूं। इजाजत। योर ऑनर, ध्यान दें कि इस फुटेज पर समय भी अंकित है। अब ये रांझा मनीष के पीछे पीछे आउट हाउस में गया और ये रांझा बाहर आया। योर ऑनर, समय से साफ पता लगता है कि रांझा अंदर गया और 4 ही मिनट में बाहर आया। अब प्रश्न मेरे मन में ये उठता है कि 4 ही मिनट में किसी की हत्या करके उसको दीवार में चुनकर वहां से बाहर आना, क्या ये संभव है योर ऑनर? लेकिन ये ऑनर ये भी तो हो सकता है कि पहले मिस्टर रांझा ने मनीष का कत्ल किया हो और फिर उसके बाद उसे दीवार में चिनवा दिया हो। नहीं ठकराल साहब, अब आप देखिए ये दो तरफा बातें कर रहे हैं। आपने स्वयं अपने साक्षी से पूछा और आपको अंजलि जी ने बताया वहां विटनेस स्टैंड में कि उस रात जब मुझे होश आया तो मनीष कहीं नहीं था। आउट हाउस के अंदर जाकर देखा था? जी सर, पर वो वहाँ भी नहीं था। इनफैक्ट वो उस रात के बाद उसका कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा, तो आप ही बताइए कि मिस्टर रांझा की जैकेट का डायमंड मनीष की लाश के पास कैसे पाया? ठकराल साहब, मैं केवल आपको इतना बता सकता हूं कि अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। तो हो सकता है इस केस में जो आपको दिख रहा है वो ना हो और जो मुझे दिख रहा है वही हो। नहीं समझाता हूं। योर ऑनर, वास्तव में ये जो हीरा उस स्थान से प्राप्त हुआ है जहां से मनीष का शव प्राप्त हुआ था, ये मेरे मुवक्किल आरआर की जैकेट का है ही नहीं। योर ऑनर, हीरे के 2 मापदंड होते हैं, उसकी चमक और उसका घनत्व, और दोनों ही मापदंडों से ये प्रमाणित होता है कि ये हीरा आरआर की जैकेट का नहीं है। रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी हुई है। अब योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं अंजलि जी को कटघरे में बुलाऊं और उनसे निवेदन करूं कि इस विषय पर और प्रकाश डालें। अंजलि जी, आपके कथन के अनुसार आप जब होश में आई तत्पश्चात आप आउट हाउस के अंदर गई और वहां कोई भी नहीं। जी हाँ। क्यों ना ये जो सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है इस पर एक बार फिर से योर ऑनर ध्यान दें। ये अंजलि आउट हाउस में गई। अति समय लग जाएगा योर ऑनर, थोड़ा फॉरवर्ड कर दें। और ये अंजलि जी बाहर। लेकिन अंजलि तो ठीक कह रही है। ठकराल साहब, दुर्भाग्यवश आपने ये सीसीटीवी फुटेज वहीं तक देखा जहां तक ये फुटेज आपके तर्क को समर्थन दे रही थी। आपको लगा कि वहीं ये खत्म हो गई, लेकिन जहां तक आपने देखा वहां से तो कहानी शुरू होता है। देखिए आगे। योर ऑनर, इस फुटेज पर अगर ध्यान दिया जाए तो जिस समय अंजलि जी ने प्रवेश किया आउट हाउस में, इनके बाहर आने तक पूरे 55 मिनट का फासला है। तो अंजलि जी, ये मतलब समझ में नहीं आया। आपके कथन के अनुसार आप मनीष को ढूंढने वहां अंदर गई आउट हाउस में, आपने हर जगह ढूंढा और बाहर आ गई आप। अभी वो आउट हाउस इतना बड़ा तो है नहीं कि आपको 55 मिनट लगे हों किसी को ढूंढने के लिए। 55 मिनटों तक अंदर क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, एक और प्रश्न है आपके लिए। ये जो हीरा उस स्थान से हमें प्राप्त हुआ जहां पर बेचारे मनीष का शव प्राप्त हुआ, क्या पहचानते हैं आप इस हीरे को? देखिए जरा ध्यान से देखिए, क्या है? आप कुछ भी नहीं बोलेंगे? कोई बात, मैं बोल देता हूं। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, मैं आग्रह करूंगा एक बार आप फिर से वीडियो फुटेज पर ध्यान दें। इस फुटेज का स्थिर चित्र इस पर जरा जूम करके दिखाता हूं आप। ये देखिए योर ऑनर, ये वही नग है जो इनकी नथनी में उस समय लगा हुआ था। और अब फॉरवर्ड करके योर ऑनर, जूम करके योर ऑनर, ये जब 55 मिनटों बाद आउट हाउस से बाहर आए, साफ साफ दिख रहा है योर ऑनर कि वो नग इनकी नथनी में है, हो भी नहीं सकता क्योंकि वो तो मेरे हाथों में।
ये बताइए कि नहीं, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, ठकराल साहब पूछने वाले हैं कि आपको कैसे पता चला कि वो चाबियां आउट हाउस की कहाँ है? जिसका उत्तर ये है कि आपने मिसेज आरआर को वहां से प्रस्थान करते हुए देखा और जाकर चाबी रखते हुए देखा, और आपने मनीष को बताया कि चाबियां कहाँ रखी हुई हैं और उसे आउट हाउस में मिलने को बुलाया उसकी हत्या करने की मंशा से। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इसका मोटिव क्या हो सकता है? ये क्यों मारेंगे उसको? लो कर लो, थोड़ी सी जांच पड़ताल की होती ठकराल साहब ने तो ये प्रश्न न पूछते। योर ऑनर, हमने थोड़ी सी जांच पड़ताल की तो पता चला कि अंजलि जी सुपर्णा जी की छोटी बहन है। वही सुपर्णा जी और ऑनर जिन्होंने 2 वर्ष पूर्व आत्महत्या की थी, और आत्महत्या को उकसाने का आरोप योर ऑनर मेरे मुवक्किल आरआर साहब पर लगा। अंजलि जी, आप चाहें तो आपकी ओर से बाकी का भी मैं बता सकता हूँ न्यायाधीश महोदय को, तो अगर आप स्वयं बताएंगे तो हो सकता है कि न्यायाधीश महोदय कुछ आपकी ओर दया दृष्टि से देखें। सुपर्णा की सुसाइड में आरआर का हाथ तो कभी था ही नहीं सर। वो मुझे सारी बातें बताती थी। इनफैक्ट मनीष ने तो कभी उसे आरआर से मिलवाया ही नहीं, सिर्फ वादा करता रहता और यही झांसा दे देकर वो उसका फायदा उठाने लगा। और एक दिन जब उसे समझ आया कि वो किस दलदल में फंस गई है तो उसने अपनी जान ले ली। मनीष जैसे लोग जो मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेलते हैं, ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है सर। ऐसे लोगों को सिर्फ मौत मिलनी चाहिए जो मैंने उसे दे दी, आपकी बहन सुपर्णा के साथ जो हुआ उस बात का खेद तो है हमें, तत्पश्चात प्रतिशोध लेने के लिए आपने जो किया उसका उससे भी बड़ा खेद है हमें। डिफेंस सभी सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत रणबीर रांझा को इस केस से बाइज्जत बरी करती है और अंजलि को मनीष दुबे की हत्या के जुर्म में फौरन गिरफ्तार करने का आदेश देती है। The case is closed. मिस्टर केडी, फिर से जीत गया, मुबारक। आपकी जो किस्मत है ना वो सचमुच बुलंदी पर है। ठकराल साहब, केसेस तकदीर और भाग्य से नहीं, परिश्रम और कटिबद्धता से जीती जाएगी। वैसे आपने मेरी पहेली का हल नहीं बताया। मैंने आपसे पूछा था कि राम ने ये शर्त रखी कि खेल शुरू होने से पूर्व वो स्कोर क्या है बता सकता है, और श्याम ने 100 रुपए लगा दिए और हार गया। 3-4 स्कोर हुआ था। ऐसा है कि जो मैच है वो फिक्स हो गया। नहीं ठकराल साहब, ऐसा नहीं था। तो फिर उसकी तकदीर भी आपकी तरह से बुलंदी पर होगी। जैसा कि मैंने कहा, कभी कभी बहुत ही सरल वाक्यों में सर छिपा होता है। क्या कहा था मैंने? राम ने कहा मैच शुरू होने से पूर्व क्या स्कोर होगा वो उसे पता है। मैच शुरू होने से पहले स्कोर हमेशा 0-0 ही होता है। समझ गए ना? हाँ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।